कहानी एक अंडरवर्ल्ड किंग की सीजन 3 आगाज़ मोहब्बत। एपिसोड 26। आहान और सारवी प्यार के पल। क्या आहान लड़ेगा अपने ससुर अमरेशपुरी वीर प्रताप सिंघानिया से? चलो बढ़ते कहानी की तरफ। सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन भी करे, कोई भी एपिसोड मिस न हो। नशे में बंद होती आंखों को जबरदस्ती खोलने कोशिश कर बेड पर लेटा आहान अपने ऊपर गिरी सारवी के कमर पर हाथ रख दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए बोला, तुम्हारे ये बाल इतने घने हैं कि मेरा मन करता है इनमें खो जाओ। नवाब साहब आप प्लीज सो जाइए, बहुत रात हो गई है, हम सुबह बात करते हैं, ठीक है? सारवी जैसे ही उठने को हुई, आहान ने झट से उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस ली और गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैं नहीं जाने दूंगा, समझी? यही रहो ना मेरे पास, मेरे एकदम करीब। मुझे तुम्हें जी भर कर देखना है। नवाब साहब आप क्या कह रहे हैं? आपको कुछ होश नहीं है? हम सुबह बात करते हैं ना, अभी सो जाते हैं। मुझे नहीं सोना और तुम्हें भी नहीं सोना है, क्योंकि अब तुम मुझे प्यार करोगी। ए हीरोइन, मुझे प्यार करो ना। मैं महसूस करना चाहता हूँ तुम्हारे प्यार को। नशीली आंखों से उसे देखते हुए आहान ने गहरी आवाज में कहा तो सारवी की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। आहान जिस तरह से उसे देख रहा था, उसकी वो नजरें उसे सिहरने पर मजबूर रही थी। एक तो वो पहले से ही उसके प्यार के लिए तड़प रही थी, ऊपर से आहान की करीबी से उसके खुद की हालत खराब होने को थी। दिल के हाथों मजबूर सारवी ने उसके गाल पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए उसके माथे पर अपने अधर रख दिए। वहीं उसके नाजुक से होठों को अपने माथे पर महसूस करते ही आहान के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। यार हीरोइन, तुम ना एकदम मक्खन की तरह हो, और तुम्हारे ये नाजुक से होंठ, उफ, इनका तो कहना ही क्या। ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब की नाजुक सी पंखुड़ियां माथे पर फिसल रही हो। उसकी बात सुन सारवी झंपते हुए उसके ऊपर से साइड में लेट गई। शर्म से उसके गाल सुर्ख हो चले थे और कान जैसे एकदम से गर्म, जिन्हें छुपाने की कोशिश करते हुए उसने ब्लैंकेट से खुद को पूरी तरह से ढक लिया। अभी 2 सेकंड ही बीते होंगे कि उसे आहान अपने ब्लैंकेट में घुसता हुआ महसूस हुआ। बेतहासा भागते दिल से परेशान सारवी की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि अब आहान की गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी थी। उसके कमर में हाथ डाले पीछे से आहान लगभग पूरी तरह से उससे चिपका हुआ था। कसमसाते हुए वो किसी तरह उसकी तरफ पलटी और अपने गर्दन पर लगातार चलते उसके होंठ पर हाथ रख उसे घूरने लगी। क्या कर रहे हैं आप? हमें परेशान करने के लिए आए हैं? वहां से यहाँ चलिए, दूरम हटिए। पहले बताओ तुम आई क्यों नहीं? मैंने कहा था ना तुम जिंदलसन आओगी तो। अरे नहीं आना था हमें, बस इतना काफी नहीं है आपके लिए? और वैसे भी हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। ये शादी आपके लिए मजबूरी थी तो हमने आजाद कर दिया आपको। इसलिए नवाब साहब प्लीज पेपर्स पर साइन कर दीजिएगा। अब सो जाइए। क्यों कर रही हो तुम हीरोइन ऐसा? मैंने कहा था ना, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था जो तुम सोच रही हो। फिर भी अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। माफ कर दो मुझे। दोबारा ऐसा कुछ अगर कहूँ ना तो तुम एक थप्पड़ लगा देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन प्लीज डिवोर्स के बारे में मत सोचो। और उस अमरेशपुरी से भी कह दो कि तुम्हें किसी लड़के से नहीं
मिलना है। आहान तड़पते हुए बोला। उसकी आवाज में जो नरमी, जो प्यार था, उसे सारवी इग्नोर नहीं कर पाई और डबडबाई आंखों से उसे देखने लगी। उसे पता था ये सब कुछ आहान नशे की वजह से कह रहा है। वहीं आहान की खुलती बंद होती आंखों ने जैसे ही सारवी की भरी आंखों को देखा, मुंह बनाते हुए उसने बड़े ही प्यार से उसकी आंखों को रगड़ा और धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए बोला, रोते नहीं बेबी, तुम रोती हो तो मुझे भी रोना आता है। क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा प्यार कर लूं? बस इत्तू सा करूंगा मम्मी, कसम। आहान ने अपनी उंगली दिखाते हुए कहा और बड़ी ही उम्मीद से पलके झपकाते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगा। इस वक्त वो बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह लग रहा था जो अपनी मम्मा से चॉकलेट खाने की परमिशन मांगते हुए बहुत ही मासूमियत से अपनी मम्मा को मनाता है। बस ऐसा ही कुछ इस वक्त आहान कर रहा था। सारवी को उस पर टूट कर प्यार आ रहा था। उसे मुस्कुराते देख आहान आंखों में चमक लिए। कर लूं थोड़ा सा प्यार हम्मा। उसके चेहरे में खोई सारवी के गले से बस इतना ही निकला, जिसके अगले पल ही आहान उसके गाल पर हाथ रख उसके होठों पर झुक गया, जिसे महसूस करते ही सारवी के रोंगटे खड़े हो गए। ये शायद पहली बार था जब वो आहान के होठों को अपने लिप्स पर इतनी नरमी और प्यार से महसूस कर रही थी, वरना उस दिन नशे में जो कुछ भी हुआ उसे कुछ याद ही कहा था। आहान बड़ी ही शिद्दत से उसके होठों को चूम रहा था और सारवी को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। उसने आहान के कंधे पर दोनों हाथ रखकर उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन आहान उससे दूर तो हुआ, पर अब उसके होंठ उसे अपनी गर्दन पर फिसलते हुए महसूस होने लगी। आंखें कस के नीचे सारवी गहरी गहरी सांस लेने के सिवाय कुछ न कर सकी। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रहा था। तभी उसे अपनी गर्दन पर आहान की गर्म सांसें चलती हुई महसूस हुई। धड़कते दिल और गहरी सांसों को संभाल उसने धीरे से आंख खोलकर उसे देखा। उसके गले में चेहरा घुसाए नींद में जा चुका था। उसे सोते देख उसके लब फैल गए, मतलब उसे इतना बेचैन करके वो मजे से नींद ले रहा था। ये सोचकर ही उसे हंसी आ रही थी। सारवी ने धीरे से उठकर उसे अच्छे से सुलाया और मुस्कुराते हुए उसके बालों में उंगलियां घुमाने लगी। उसके कानों में आहान की बातें गूंज रही थी। थोड़ा सा प्यार कर लूं, जिस तरह से उसने पूछा था सारवी को, उसका चेहरा याद कर हंसी आ रही थी। मुस्कुराते हुए उसने आहान का एक हाथ थामा और उसकी हथेली पर अपने होंठ रख दिए। बेइंतहा इश्क है आपसे, लेकिन ये भी सच है कि आप हमसे नहीं रोज रोजपिटल से प्यार करते हैं। हमें नहीं पता आपके दिल में क्या चल रहा है, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम बस आपको इस मजबूरी में बंधे रिश्ते से आजाद, आपको खुश देखना चाहते हैं। कहते हुए सारवी ने लंबी सांस खींची और आहान का हाथ धीरे से अपने टमी पर रख भरे गले से बोली, हम आपसे इसके बारे में छुपाना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, हमें डर है कहीं आप हमसे इसे छीन ना ले। नवाब साहब, हम मम्मा, आप पप्पा बनने वाले हैं। सारवी ने अभी इतना ही कहा था कि आहान ने नींद में ही उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा और उसे बाहों में जकड़े एक बार फिर सो गया। इस बार सारवी ने भी उससे अलग होने की कोई कोशिश नहीं की, उल्टा उसने अपने आंसू साफ किए और आहान के सीने पर सिर रख आंखें मूंद ली। ये जो प्यारे और सुकून भरे कुछ लम्हे उसे मिले थे, इसे वो खोना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी।
उसे पता था सुबह जब आहान उसे खुद के इतने करीब देखेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। फिर भी उसने उससे दूर होने की कोशिश नहीं की। इतने दिनों से जो वो परेशान थी, जैसे आहान की मौजूदगी ने उसकी सभी परेशानियों को उससे दूर भगा दिया हो। चंद पली में ही वो गहरी नींद में सो चुकी थी। उधर श्रव्या के ये पूछने पर कि वो पहले किसी से प्यार करता था, निर्मित के एक्सप्रेशंस एकदम सख्त हो गए। उसने बिना किसी भाव के श्रव्या को देखा और बोलो, और तुम ये सवाल क्यों रही हो? क्योंकि मुझे जानना है। बताओ, क्या तुम पहले किसी प्यार करते थे? आई थिंक वो लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई थी। आई एम राइट। तुम्हारा घर आ गया है, अब तुम जा सकती हो, निर्मित ने बिना किसी भाव के चेहरा फेरते हुए कहा। श्रव्या गाड़ी से बाहर निकलने के बजाय एकदम से उसके करीब हुई और उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सुनो प्रोफेसर, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास्ट से, मैं बस तुम्हारा परसेंट और फ्यूचर बनना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता वो लड़की क्यों तुम्हें छोड़ कर गई, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत है। बेइंतहा बेहद बेशुमार बेपनाह मोहब्बत है। अगर तुम कहोगे ना तो मैं उस लड़की की चुटिया पकड़कर गोल गोल घुमाकर मंगल ग्रह पर फेंक दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इतना हर्ट करने की? और तो शश शश बहुत बोलती हो तुम। वेल, अगर वो लड़की मुझे हर्ट नहीं करती तब तो अब तक मेरी और उसकी शादी भी हो गई होती, और तो और शायद हमने बेबी भी प्लान कर लिया होता। फिर तुम कहाँ जाती? उसकी बात सुन निर्मित, जिसका गुस्सा पल भर में ही कहीं गायब हो गया था, उसके मुंह पर उंगली रख उसका मुंह बंद कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसे सुनते ही श्रव्या का माथा ठनका और वो मुंह बनाते हुए बोली, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो, अच्छा हुआ जो वो परकटी चुड़ैल तुम्हें छोड़कर गई, वरना मैं तो भरी जवानी में बर्बाद हो जाती। निर्मित ने घूर कर उसे देखा तो उसने अपने दांतों से जीभ काट ली। अब जाओ यहां से। हाँ हाँ, जाती हूँ। श्रव्या गाड़ी से बाहर निकली, जिसके अगले ही पल निर्मित ने गाड़ी बैंक की ओर जाने को हुआ, फिर अचानक रुक गया। उसने ग्लास नीचे किया तो श्रव्या अभी भी अपनी जगह खड़ी हो उसे देख रही थी। उसका बना हुआ मुंह देख निर्मित थोड़ी तेज आवाज में बोला, मैं किसी लड़की से प्यार नहीं करता था। इतना सुनते ही श्रव्या का चेहरा एकदम से खिल गया। उसने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि निर्मित ने स्पीड तेज की और वहां से हवा की तरह गायब हो गया, जिसे देख श्रव्या का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। लेकिन फिर उस लड़के के साथ उसे देख देख निर्मित का चेहरा याद कर वो अपनी जगह पर ही उछल पड़ी। क्या बात है, मेरी बच्ची अकेले अकेले क्यों खुश हो रही है? और ऐसा क्या कह दिया तुम्हारे प्रोफेसर ने? देव की आवाजन जैसे ही कानों में पड़ी, श्रद्धा की हंसी गायब हो गई, लेकिन फिर दौड़ते हुए वो सामने खड़े देव के गले लग गई। बड़े पापा, आप कब आए? तभी जब तुम उस प्रोफेसर के साथ बिजी थी, शायद तुमने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। ओ बड़े पापा, आप भी कैसी बात करते हैं? ऐसा कभी हो सकता है कि मेरा ध्यान आपकी तरफ ना हो? और तो और मैंने देखा है सोसाइटी की वो जो सरिता आंटी है ना, वो तो आपको देखने के लिए ही हर वक्त बाहर घूमती रहती है। आप तो अभी भी एकदम यंग और स्मार्ट लगते हैं। अब बस भी करो, सब पता है मुझे। कुछ बताना ना पड़े इसलिए ये ड्रामेबाजी शुरू चलो अब, वरना तुम्हारी बड़ी मम्मा
मुझे 2 बात सुनाएगी सबके डिनर करने के बाद जन्नत अब बर्तनों को धुलने के बारे में सोच ही रही थी कि निर्वी पीछे से टोकते हुए, जन्नत बच्चे तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में जाओ, ये सब मेड कर लेगी। कोई बात नहीं सानू माँ, मैं अपने घर पर भी तो करती थी ना, और यहाँ अपने एक घर में करती थी बेटा, लेकिन दूसरे घर में तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर आराम करो। निर्वी ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा। जन्नत अब उसके साथ किचन से बाहर आई। लिविंग में ही सब लोग बैठे थे। हालांकि सबका डिनर हो चुका था, फिर भी सब बैठकर थोड़ी देर बात कर रहे थे। इतने में विधान अपने फोन में देखते हुए बोला, भारी वर्षा की वजह से ट्रेन 2 घंटे लेट। उपफ आजकल के न्यूज वाले भी ना थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि उन्हें। ससुर जी, अगर वर्षा इतनी ही भारी थी तो उसे ट्रेन में बैठने ही क्यों दिया? चलो बैठा भी लिया तो नीचे उतार देना चाहिए था ना, 2 घंटे लेट करने की क्या जरूरत थी? जन्नत ने तपाक से कहा, जिसे सुनते ही वहां बैठे विधान, निधान और हर्ष जी के साथ साथ जिया जी और अनुषा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। विधान फोन बंद कर साइड में रखते हुए बोला, बेटा भारी वर्षा का मतलब हैवी रेन, ना कि कोई लड़की। जन्नत के इस मासूमियत पर सभी अपनी हंसी कंट्रोल करने में लगे हुए थे। उन सबकी नजर अब एक साथ निधान पर गई, नजरों ही नजरों में, जैसे उससे कहा रहे हो कि बेटा तुम्हारी वाली तो एकदम बवाल है। उन सबकी नजर खुद पर महसूस कर निधान, जो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करने में लगा हुआ था, आखिरकार उसकी हंसी छूट गई। वहीं उसे हंसते देख अब जिया जी और हर्ष जी भी हंसने लगे। जन्नत मायूसी से सबको देख खास करके निधान को, आप सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं ना? मुझे किसी से बात नहीं करनी साजन जी, आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, आज मैं आपके कमरे में सोने भी नहीं आऊंगी। आपको मुझ पर बहुत हंसी आ रही है ना? आप जो प्यार मुझे करने वाले थे वो खाली कमरे से करिएगा फिर। निर्वी को देख आंखें टिमटिमाते हुए, सासू माँ क्या मैं आपके पास सो जाऊं? निर्वी ने तुरंत तिरछी नजरों से विधान को देखा, जो इशारे से उसे मना कर रहा था, जिसे देख निर्वी असमंजस में पड़ गई। आखिर वो करे तो क्या करे? उसे कुछ न बोलते देख जन्नत एक बार फिर बोलिए ना सासू माँ, क्या मैं आपके पास सो जाऊं? मुझे इनका साथ नहीं सोना। दोपहर में तो कितने प्यार से मुझे ये पायल पहनाई थी और साथ में किस भी तो की थी, लेकिन अब देखिए ये कैसे मुझ पर हंस रहे थे। निधान का चेहरा इस वक्त देखने लायक था। शर्म से उसके कान गर्म हो रहे थे, लेकिन दिल में बेचैनी भी था कि कहीं जन्नत सच में निर्वी के साथ उसके कमरे में ना चली जाए। ये सोचते ही वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अगले ही पल जन्नत उसके बाहों में थी, जिसे उठाकर वो अपने कमरे में लेकर जा रहा था। जन्नत हाथ पांव पटक उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निधान ने उसे छोड़ा ही नहीं। दोनों के वहां से जाते ही निर्वी भी तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि अनुषा और जिया जी की शरारती नजरें उसे परेशान कर रही थी। उधर जन्नत को निधान ने जैसे ही नीचे उतारा, जन्नत तुनकते हुए, अब क्यों लाए हैं मुझे? जाने दीजिए ना, मैं सासू माँ के कमरे में सो जाऊंगी। हाँ, ताकि उनके भी रोमांस का बैंड बजा दो। हेवन माफ कर दो, आगे से तुम्हारी किसी बात पर नहीं हंसूंगा। पिंकी प्रॉमिस। हाँ बाबा, पिंकी रिंकी डंकी सबकी प्रॉमिस। निधान उसे पीछे से अपने बाहों में भरते हुए बोला। आहान की फड़फड़ाती पलकें जैसे ही खुली, उसे अपना सिर दर्द से फटता हुआ महसूस हुआ। अपने गर्दन पर चलती किसी की
गर्म सांसें महसूस कर उसने धीरे से नजरें नीचे झुकाई तो सार्वी को अपने सीने में सिमट कर सोते देख उसके होठों पर स्माइल आ गई। अगले ही पल कल रात का पूरा वाकया उसकी आंखों के सामने घूम गया। सार्वी का उसे संभालते हुए अपने कमरे में लाना, उसके माथे पर अपने होठ रखना, उन दोनों की इंटेंस किस, सब कुछ उसे याद आ गया। अपनी बेवकूफी याद कर उसे खुद पर हंसी भी आ रहा था। साथ ही साथ सार्वी की करीबी से उसे अपनी धड़कनें बढ़ी हुई महसूस होने लगी। न जाने कितनी देर तक वो एकटक सार्वी के मासूम से चेहरे में खोया उसे देखता रहा। पूरी रात सार्वी उसके हाथ पर अपना सिर रख कर सोती रही, जिससे उसे अपना हाथ सुन्न होता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन उसकी नींद खराब ना हो, इसलिए अहान ने हिलने की भी कोशिश नहीं की। आधे घंटे बाद सार्वी की पलकें जैसे ही पाड़ाड़ाई, अहान ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। सार्वी की आंख खुली। उसने अहान को देखा। उससे सोया हुआ जानवी चीर से उससे अलग हुई और उसके माथे पर बिखरे बालों की साइड में कर धीमी आवाज में बोली, हम जानते हैं इसके बारे में आपसे छुपाकर हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास अब इसके सिवाय कुछ नहीं बचा है। कहते हुए उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा हुआ था, लेकिन आंखें बंद होने की वजह से अहान को पता ही नहीं चला कि वो किस बारे में बात कर रही है। सार्वी उठकर वॉशरूम में चली गई। उसके बाद अहान अपनी जगह से उठकर बैठा और सोचने लगा कि सार्वी उससे क्या छिपा रही है। थोड़ी देर बाद सार्वी बाहर आई तो अहान को आराम से बेड से टिककर बैठा देख हैरानी से बोली, आप उठ गए तो बैठे क्यों है, क्या मतलब खड़ा रहूं पूरा दिन? हमारा वो मतलब नहीं है, मतलब कि अब जब आप जाग गए हैं तो जाइए ना जल्दी यहाँ से, हम ऑलरेडी लेट से उठे हैं। ऐसे में मम्मा या फिर बड़ी मम्मा में से कोई आता ही होगा। इससे पहले वो आपको यहाँ देखें, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ जो चोरी छुपे तुमसे मिलने आया है और तुम्हारे घर वालों ने देखा तो मुझे कूट देंगे, है ना? सार्वी ने टॉवल साइड में फेंका और ब्लैंकेट फोल्ड करने के लिए आगे आई, लेकिन अहान बड़ी ही फुर्ती से बेड से कूदकर उसके पास आया और उसकी कमर में हाथ डाल खुद से चिपकाते हुए डॉट 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 नो बेबी, मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। अगर हिंदी में कहूँ तो पति परमेश्वर, इंग्लिश में हस्बैंड, तुम चाहो तो हब्बी बुला सकती हो, संस्कृत में प्राणनाथ और मराठी में नवरा हूँ तुम्हारा। तो मेरी लालपरी, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। कोई मुझे देखता है तो बेशक से देख ले, अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, लेकर ही जाऊंगा। और अहान जिंदल को उसकी पत्नी को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं हीरोइन। बहुत हो गई तुम्हारी नाराजगी, रेडी हो जाओ जल्दी से, मैं जरा उस अमरेशपुरी से मिलकर आता हूँ। कहते हुए अहान ने सार्वी का गाल थपथपाया और बिना उसकी कोई बात सुने कमरे से बाहर निकल गया। सार्वी बस आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। जैसे ही उसे होश आया कि अहान वीर से मिलने गया है, वो जल्दी से तैयार होकर नीचे भाग गई। उधर अहान पूरे एटीट्यूड से नीचे उतर रहा था। लिविंग में वीर के साथ बैठी मीरा की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसका चेहरा खिल गया। अरे दामाद जी, आप कब आए? रात को ही आया था बड़ी मम्मा, आप लोग सो चुके थे तो उठाना सही नहीं लगा। उसके पैर छूकर सीधे वीर के सामने बैठते हुए अहान ने कहा। वही वीर उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था।
इसने बीवी के पैर छुए लेकिन मेरे नहीं, इसकी तो। बड़ी मम्मा कुछ जल रहा है क्या? उसके फेस एक्सप्रेशंस को देख अहान मजे लेते हुए बोला। वहीं मीरा नासमझी से इधर उधर देख फिर वीर से, नहीं तो बेटा हमें तो कोई स्मेल नहीं आ रही है। अर्थ जी आपको आ रही है क्या? बीवी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिया से कहो घर के जमाई के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करे। ओह हम तो भूल ही गए थे, हम लेकर आते हैं बेटा आप बैठिए, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा और जैसे ही उठने को हुई कि अहान ने उसका हाथ पकड़ वापस अपने पास बिठाते हुए, बड़ी मम्मा उसकी कोई जरूरत नहीं है, चाय नाश्ता मैं फिर कभी आकर करूंगा, अभी तो मुझे अपनी बीवी को घर लेकर जाना है। वो क्या है ना मम्मा ने आज पूजा रखवाई है, आपको तो पता ही आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो बस इसलिए हीरोइन को लेकर जाना है। अभी अभी वहां आई सारवी उसे देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि अहान जो कुछ भी कह रहा है क्या वो सच है। वहीं वीर दोनों पैर पर पैर चढ़ा उसे घूरते हुए, लेकिन सरू तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि कैसी बात कर रहे हैं आप पापा? अहान ने अभी बताया तो प्रियंका जी ने पूजा रखवाई है, ऐसे में घर की बहू का होना जरूरी होता है और सरू का वहां होना उसका फर्ज भी है। सिया जो अहान को यहाँ देख हैरान तो थी ही लेकिन खुश भी थी, क्योंकि जब से सरू यहाँ आई थी उसका उदास चेहरा देख उन्हें डर लग रहा था, ऊपर से अहान का एक बार भी उससे मिलने न आना, ऐसा उन्हें लग रहा था। बाकी आप सबको तो पता ही होगा अहान बाबू बालकनी के रास्ते कूद के आते हैं। यह उसकी बात सुन मीरा भी आंखें तरेड़ते हुए, और नहीं तो क्या वीर जी आपको तो कुछ पता रहता नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। सरू बेटा तुम जाओ, पूजा पाठ में घर में कितना काम रहता है पता नहीं, प्रियंका जी ने अकेले कैसे सब मैनेज किया होगा। अहान बेटा सरू को एक दिन पहले ही ले जाते तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाती ना। मैं तो तैयार था बड़ी मम्मा, लेकिन बड़े पापा ने कहा कि उनकी प्रिंसेस नहीं जाएगी तो क्या आया। वीर जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बीवी मेरी बात सुनो, आपकी बात तो हम बाद में सुनते हैं, पहले सरू को भेज दे तब बताते हैं आपको। वीर पर नजर जमाए हुए अहान ने मुस्कुरा कर दोनों भौहें उछाली, जैसे कह रहा हो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़े आए हीरोइन को मुझसे अलग करने वाले, उसे तो अब मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, आप अपना देखिए कैसे बचते हैं अपनी बीवी से। वीर की घूरती नजरें उसे तब तक घूरती रही जब तक अहान सारवी के साथ वहां से चला न गया हो। गाड़ी में बैठ दोनों अभी कुछ ही दूर आए थे कि सारवी, जिसने तब से एक लफ्ज भी नहीं बोला था, बिना किसी भाव के गाड़ी रोकिए। नवाब साहब क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? अहान ने तुरंत गाड़ी रोक दी। सारवी बिना कुछ बोले गाड़ी से बाहर निकली और पैदल ही आगे बढ़ गई। उसे ऐसे जाते देख अहान जल्दी से बाहर आया और उसके पीछे दौड़ते हुए, हीरोइन हीरोइन रुको यार, कहाँ जा रही हो? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नवाब साहब, हमें वहां से लाने के लिए आपने सबसे झूठ बोला कि घर में पूजा है। सीरियसली आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन बस हमें अभी आपके साथ नहीं जाना, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन हीरोइन मेरी बात, हमने कहा ना। नवाब साहब हमें आपके साथ नहीं जाना, हम कुछ देर अकेला रहना चाहते हैं। सारवी एकदम से तेज आवाज में बोली, जिसे देख अहान उसे कंधे से पकड़ गुस्से में भड़कते हुए
और मैंने भी कहा ना तुम मेरे साथ चलोगी, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, लेकिन अब और नहीं। किस बात से इतनी नाराज हो तुम? हाँ, ऐसा क्या कह दिया मैंने जिससे तुम इतना नाराज हो मुझसे? अरे सॉरी बोल चुका हूं मैं, और कितनी बार माफी मांगू? नाक रगड़ू तुम्हारे सामने या फिर पैर पड़ू तुम्हारे? हाँ, में दर्द दर्द हो रहा है। सारवी ने अटकते हुए बस इतना ही कहा क्योंकि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो आहान की बाहों में झूल गई, जिसे देखते ही आहान सुन्न रह गया। उसने तुरंत उसे गोद में उठाया और भागते हुए गाड़ी के पास आ उसे सीट पर लिटा उसके गाल थपथपाते हुए बड़ी ही बेचैनी से, ए हीरोइन, क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो, बोलो ना कुछ। हीरोइन प्लीज कुछ तो बोलो, प्लीज माफ कर दो, आइंदा कभी तुमसे इस तरह से बात नहीं करूंगा। प्लीज ओपन योर आईज। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इतना कि तुम्हें ऐसे देख मेरी जान निकल रही है। मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना, प्लीज उठ जाओ ना। आहान एकदम पैनिक हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसकी जान निकल रही हो। आसपास इकट्ठा हुए लोगों में से एक आदमी उसके पास आन्या डॉट डॉट भाई, मुझे लगता है आपको इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। आहान को जैसे अब जाकर होश आया हो, उसने सारवी को अच्छे से सीट पर एडजस्ट किया और बड़ी ही फुर्ती से ड्राइविंग सीट पर आया और अगले ही पल उसकी गाड़ी हवा से बात करते हुए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई। उसकी गाड़ी एक झटके से हॉस्पिटल के बाहर रुकी और वो तेजी से बाहर निकल सारवी को गोद में उठाए अंदर भाग गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बेड पर बेहोश पड़ी सारवी को एग्जामिन कर रही थी और आहान बेचैनी से सारवी के मुरझाए चेहरे को देख रहा था। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी वाइफ को? वो अचानक से बेहोश क्यों हो गई? रिलैक्स मिस्टर जिंदल, आपकी वाइफ अभी तो ठीक है, लेकिन मैंने इन्हें बताया था कि इस हालत में उन्हें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। इससे बेबी के हेल्थ के साथ साथ इनके भी हेल्थ पर असर पड़ेगा। अभी भी स्ट्रेस की वजह से ही ये बेहोश हुई है। आप प्लीज इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए, वरना मिसकैरेज भी हो सकता है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर ने सारवी को इंजेक्शन लगाते हुए कहा। वहीं आहान के कदम लड़खड़ा गए। उसकी हीरोइन प्रेग्नेंट है और उसे बताया भी नहीं। उसे याद आया उस दिन क्लब की वो सुबह जब दोनों एक साथ एक कमरे में थे और उनकी हालत बता रही थी कि उनके बीच क्या कुछ हुआ होगा। इसका मतलब वो पा आगे और वो कुछ सोच ही नहीं पाया। उसे अब जाकर समझ में आया कि सुबह सारवी कौन सी बात उससे छुपाने के बारे में कह रही थी। वो धड़ाम से सामने रखे स्टूल पर बैठ गया। उसकी नज़र सारवी के चेहरे पर ही थी। वो बिना किसी भाव के एकटक उसे ही देखे जा रहा था। 15 मिनट बाद ही सारवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अगले ही पल उसका हाथ अपने पेट पर चला गया, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि उसका बेबी ठीक है या नहीं। वहीं आहान उसके एक एक एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रहा था। उसके चेहरे पर आई घबराहट और टमी पर रखा कांपता हुआ हाथ देख उसने गहरी सांस ली। फीलिंग बेटर मिसेस जिंदल। आहान अभी कुछ कहता उससे पहले ही डॉक्टर वहां आते हुए बोली। सारवी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि अब उसकी नजर आहान पर पड़ चुकी थी, जो एक्सप्रेशन सलेस होकर उसे देख रहा था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए आहान को देखा और बोली, मिस्टर जिंदल, अब आप अपनी वाइफ को लेकर जा
सकते हैं। हाँ, लेकिन उनका ध्यान रखना होगा क्योंकि ये इनके और बेबी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। डोंट वरी डॉक्टर, मैं अपने बेबी का पूरा ख्याल रखूंगा, आहान ने अपने शब्द पर जोर देते हुए कहा, जिसे सुनते ही सार्वी का गला सूख गया। उसे समझ में आ गया था कि आहान को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया है और अब वो उससे बेबी को छीन लेगा। तभी तो उसने अपना बेबी कहा, वरना वो हमारा भी तो कह सकता था। ये सोचकर सार्वी का दिल बैठा जा रहा था। उसका हाथ पकड़े आहान कॉरिडोर से होते हुए बाहर खड़ी अपनी गाड़ी तक आया। उसकी चुप्पी सार्वी के दिल को और डरा रही थी। यहाँ तक आने तक आहान ने उससे एक लफ्ज भी नहीं बोला था। आहान ने गाड़ी का डोर ओपन किया और सार्वी के बैठने का इंतजार करने लगा, लेकिन सार्वी बैठने के बजाय उसे देख रही थी। आहान ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, अंदर बैठो हीरोइन। नवाब साहब, हम आप। मैंने कहा ना, अंदर बैठो। बातें होंगी लेकिन यहाँ नहीं, घर पर जवाब तो देना पड़ेगा तुम्हें। नवाब साहब, ये हमारा बेबी है, इसे हमसे छीनने की कोशिश भी मत करिएगा, सार्वी मजबूती से बोली। वहीं उसकी बात सुन आहान हैरानी से उसे देखने लगा। मतलब वो क्यों उससे बेबी छिनेगा? उसका दिमाग तो इस वक्त पूरी तरह से घुमा हुआ था। अभी कुछ देर पहले सार्वी को बेहोश देख जिस तरह से उसकी जान निकल रही थी और जिस तरह से उसने कहा था कि वो उससे प्यार करता है, सब उसके कानों में गूंज रहा था। साथ ही साथ वो पापा बनने वाला है। इतनी बड़ी बात सार्वी ने उससे छुपाई, ये सोचकर उसके दिल और दिमाग में उथल पुथल मचा हुआ था। उसने सार्वी के कंधे पर हाथ रखा और हल्की नाराजगी से, सीरियसली हीरोइन, ये तुम्हारा बेबी है। तुम शायद भूल रही हो कि इस पर मेरा भी उतना भी हक है जितना तुम्हारा है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये आपका बेबी है? उस दिन क्या हुआ हम दोनों को ही याद नहीं तो हो सकता है कि ये किसी चटाक। सार्वी ने अभी इतना ही कहा था कि उसके बाकी के शब्द गले में ही अटक गए। गाल पर हाथ रखे भरी आंखों से वो हैरानी से आहान को देखने लगी, क्योंकि गुस्से में बुरी तरह से कांपते हुए आहान ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया था। वो थप्पड़ इतने जोर का था कि सार्वी लड़खड़ाते हुए गाड़ी से टिक गई। वहीं आहान की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। उसने सार्वी का मुंह दबाया और एकदम से उसके करीब आ जबड़ा भींचे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी वाहियात बातों को बोलने की? ये मेरा बेबी है और ये साबित करने के लिए मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, आज तो तुमने जो कह दिया सो कह दिया, लेकिन दोबारा मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। गाड़ी में बैठो, घर जाना है। सार्वी, जो उसके गुस्से की वजह से रोने लगी थी, उसने आहान के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर किया और बुरी तरह से रोते हुए बोली, हमें नहीं जाना आपके साथ कहीं पर भी, हमें अपने घर जाना है। आपने मुझे मारा कैसे? आप बहुत बुरे हैं। हमसे बात भी मत करिएगा और ये सिर्फ हमारा बेबी है और किसी का नहीं है। रोते हुए वो पैसेंजर सीट पर ना बैठ के बैंक सीट पर बैठ गई। आहान ने गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की, फिर बिना कोई आर्गुमेंट किए ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसे पता था कि इस वक्त सार्वी से बात करना बेकार है, क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी की वजह से उसके मूड स्विंग्स और ऊपर से आज उसने उस पर हाथ उठा दिया।
इससे वो काफी हर्ट हुई है। इस वक्त वो किसी की भी नहीं सुनने वाली थी। थोड़ी ही देर में उसने गाड़ी सिंघानिया मेंसन के बाहर आकर रोकी, जिसे देखते ही सार्वी ने एक नज़र उसे देखा और फिर गाड़ी से बाहर निकल अंदर भाग गई। ड्राइविंग सीट पर बैठा अहान उसे तब तक देखता रहा जब तक वो अंदर नहीं चली गई। उसके जाने के बाद अहान ने तुरंत गाड़ी जिंदल मेंसन की तरफ घुमा लिया। वहीं सार्वी को वापस सिंघानिया मेंसन में देख मीरा के साथ साथ सिया और वीर भी हैरान थे, लेकिन उनमें से अभी कोई कुछ भी उससे पूछता उससे पहले ही वो रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। सरू बच्चे, क्या हुआ? तुम वापस क्यों आ गई? और अहान कहाँ है? बच्चा, दरवाजा खोली हमें, बताओ क्या हुआ? 8 सिया और मीरा उसके कमरे के बंद दरवाजे की नॉक करते हुए बोली, लेकिन सारथी ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। उधर वीर ने तुरंत अहान के पास कॉल लगा दिया, जिसे देखते ही अहान ने तुरंत फोन रिसीव किया और बोला, परेशान मत होइए, उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन वो रोते हुए वीर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सामने से अहान ने कॉल कट कर दिया, जिसे देख वीर की मुठिया कस गई। अगर तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची को जरा सी भी तकलीफ हुई तो आई स्वेर छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अहान जिंदल। शाम के 5 बज रहे थे। एक सुनसान सी सड़क, जिस पर गिनती की कुछ गाड़ियां ही चल रही थी। आस-पास लगे बड़े बड़े पेड़ पौधों के बीच से रह रहकर किट पतंगों की आवाज आ रही थी। इसी सड़क के किनारे गाड़ी के बोनट पर लेटा अहान गुमसुम सा बैठा कुछ सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने सार्वी और उसकी पहली मुलाकात से लेकर अब तक के सफर का एक वाकया आंखों के आगे घूम रहा था। उसका सार्वी का केयर करना होया। सार्वी के एक दिन भी कॉलेज न आने पर कॉलेज में उसका मन न लगना हो, या फिर वीर का सार्वी के लिए कोई और लड़का देखने की बात पर उसके दिल का बेचैन होना हो। सब कुछ किसी फिल्म की तरह उसके सामने चल रहा था। सार्वी का वो छोटी छोटी बातों पर खुलकर हंसना और उसे हंसते देख उसकी धड़कनों का बढ़ जाना, उसे बेहोशी की हालत में देख उसकी जो हालत हुई थी, अब उसे समझ आ रहा था कि ये सारी फीलिंग्स क्या है। उसने मुंह पर हाथ रखा और भरी आंखों से मुस्कुराने लगा। अभी तक उसका जो चेहरा एक्सप्रेशन सलेस था, अब उस पर चमक आ गई थी, प्यार की चमक। गाड़ी के बोनट से वो एक छलांग में कूद कर नीचे आया और दोनों हाथों से बालों को खींचते हुए इधर से उधर घूमकर एक्साइटेड होते हुए बोला, ओ गॉड, मुझे हीरोइन से प्यार हो गया है। नहीं नहीं, प्यार तो पहले से ही था, मुझे समझने में जरा देर लग गई, लेकिन मैं तो रोजपिटल से प्यार। उफ, ये क्या हो रहा है मुझे? दिल हीरोइन के लिए धड़क रहा है और किडनी, गुर्दा, फेफड़ा सब रोजपिटल्स के लिए हिल रहा है। अहान, इन सबको तुम साइड करो, क्योंकि दिल भले ही लेफ्ट में होता है, लेकिन वो हमेशा राइट होता है, इसलिए तू भी अपने दिल की सुन। वैसे भी रोजपिटल्स तो मेरी जिंदगी में आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली गई, लेकिन मेरी हीरोइन तो मेरी जिंदगी में वो खूबसूरत और नाजुक सा फूल बनकर आई है, जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँ? अपनी फीलिंग्स के बारे में हीरोइनी को जाकर बताऊं क्या? नहीं यार, वो तो पहले से ही मुझ पर भड़की हुई है, कहीं ये जानकर गुस्से में मेरा सिर ही ना फोड़ दे। और अहान बाबू, तुम तो अब बाप बनने वाले हो, ऐसे में सिर फूटा तो बेबी के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा?
इसलिए अभी अपने मैडम के गुस्से को हैंडल करना पड़ेगा। आई नो हीरोइन, मुझे तुझ हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन क्या करता। तूने जब अपने बारे में वो सब कहा तो मुझसे गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हुआ, और भले ही मुझे अपनी फीलिंग्स अब जाकर समझ आया हो, लेकिन तुझ पर मैं आंख बंद कर के भरोसा कर सकता हूँ। तू मेरे लिए माँ गंगा से भी पवित्र है। फिर तूने कैसे कह दिया कि वो बेबी किसी और का? गहरी सांस लेते हुए मुझसे तो बोला भी नहीं जाएगा। अब हाथ उठाया है तुझ पर तो इसकी सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। चलो अहान बाबू, मिशन रूठी हुई बीवी को मनाने पर लग जाओ। क्या किस्मत है मेरी, कुछ देर पहले ही तो इश्क का पता चला और अपनी जान पर ही हाथ उठा दिया। हताश होकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और मिरर में देख अपने बाल सही करते हुए बोला, वैसे एक बात तो है, बहुत ही हंडसम पप्पा बनूंगा मैं। ठीक से खुश भी नहीं हो पाया मैं तो। हीरोइन आ रहा हूँ, तू बस थोड़ा सा वेट कर ले। अहान मुस्कुराया और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। ओए बागड़ बिल्ले, सुनो जरा। हाँ बोलो इस बागड़ की बिल्ली, धरा जो मजे से एप्पल के बाइट लेते हुए अर्श के पास ही आ रही थी। अपने लिए बागड़ बिल्ली सुन आंखें छोटी छोटी कर उसे घूरने लगी। अर्श उसके पास आ इंटेंस नजरों से देखते हुए बोलो ना चेरी, क्या कह रही थी? पहले ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बागड़ बिल्ली कहने की? अरे इसमें हिम्मत की कौन सी बात आ गई? अब अगर मैं बागड़ बिल्ला हूँ तो तुम मेरी बागड़ बिल्ली हुई ना। आखिर अब तो हम दोनों के नयन जो मिल गए हैं। होठों पर शरारती स्माइल लिए वीर ने आइविंग कर दी, जिसे देख धरा का मुंह खुला का खुला रह गया।